जी आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून का दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो 18,000 करोड़ के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ इफ्तिताह भी करेंगे, जिसके बाद ही परेड ग्राउंड में रैली से खिताब करेंगे। इसी सिलसिले में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के रियासती इलेक्शन इंचार्ज प्रहलाद जोशी परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का करीबी से जायजा लिया है। वाज़ेह रहे कि उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन 2022 के लिए पीएम मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसके लिए बीजेपी तंजीम अपनी तैयारियों में मसरूफ है। वही मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे की वजह से बीजेपी कारकुनों में काफी जोश खरोश है। ऐसे में आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी एक बार फिर इक्तदार में आएगी। एमएसपी और दीगर मुतालबात को लेकर किसान अब भी एहतजाज कर रहे हैं और आज सिंघू बॉर्डर पर संक्योत किसान मोर्चा का इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें किसान अपने मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर खोज कर रहे हैं। किसानों के एमएसपी गारंटी कानून बनाने के मुतालबे पर भी हुकूमत नरम पड़ चुकी है और हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कमेटी तश्कील देने के लिए गैर रस्मी तौर पर किसानों से 5 नाम तलब किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक किसान मोर्चा के इजलास के दौरान ये 5 नाम तय किए जा सकेंगे। ताम संक्योत किसान मोर्चा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से एमएसपी पर तहरीरी तौर पर कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। पहले फर्टिलाइजर के मामले में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह गंभीर है। पहले भी फर्टिलाइजर पूरा मिला है और आगे भी मिलेगा। सन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा। एमएसपी भी भारत सरकार से है, तो ये लगता है कि बातचीत कुछ न कुछ शुरू तो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। 5 मेंबर नहीं, आज जाएंगे तो उसमें बात होगी। वो कई जगह से बोला जा रहा है कि राज्य में जाके अब किसान आंदोलन स्टार्ट रहेंगे, क्योंकि ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी भारत सरकार से जब तक बातचीत फाइनल नहीं होती, जो इशू हैं, जब फाइनल हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, तो उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। आज नहीं बढ़नी। आज तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ना है, और अगर सरकार बातचीत करेगी तो उसमें कैसे बातचीत करनी है। जैसे एक है कि हरियाणा में कल बात हुई है वहाँ के अधिकारी, मुख्यमंत्री की और किसानों की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, उनकी सिर नहीं चढ़ी, तो वे वापसी आ गए। फिर अपनी आन के भी बात बताएंगे। आज मुद्दे क्या रखे गए सर हरियाणा की? एमएसपी तो केंद्र सरकार का है। हरियाणा में मुद्दे रहे हैं जो कंपनसेशन है और जो केसेस दर्ज है, पूरे पर्चे हैं, पर्चों पर उन्होंने बात कर ली कि हम वापसी ले लेंगे। लेकिन अभी जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहाँ पर हुई, और ये हुआ कि स्टेट वाइज उनको कंपनसेशन, उनको नौकरियां। डायरेक्टर CSIR डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि अगर जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए तो ओमिक्रॉन की तरफ से शुरू होने वाली वबाई बीमारी की मुमकिन तीसरी लहर से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आबादी के एक बड़े हिस्से में हाइब्रिड कुव्वत मदाफत है, यहाँ तक कि अगर वो बीमार भी पड़ जाए तो ये एक संगीन बीमारी नहीं बनती है।
virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better, and is also transmissible, is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about the third wave. However, if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen if we take all the necessary precautions today. Like I said, a large section of our population has hybrid immunity. Even if they fall sick, they should not become severe disease. A small fraction of the population has never been vaccinated. We must get them vaccinated. And we must take care of that very important section of the population like healthcare workers who got double vaccinated before the second wave, have not got infected and might become susceptible again, and we must give them an appropriate way of protecting themselves like a booster, and that is something for us to consider. आज नेवी डे मनाया जा रहा है और इस दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बहरिया की मिसाली शराकत पर फख्र है। बहरिया के एहलकार हमेशा कुदरती आफात जैसे बहरानी हालात को कम करने में सबसे आगे रहे हैं और आज के दिन के मौके पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हैरी कुमार ने भी अपना वीडियो पैगाम जारी किया है। अपने शहीदों द्वारा किए गए सुप्रीम सैक्रिफाइसेस के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने वेटरन्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और हम स्वयं को राष्ट्र की सेवा में पुनर्समर्पित करते हैं। भारत का इनहेरेंट मैरिटाइम कैरेक्टर और हिंद महासागर में जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एक मुख्य सामुद्रिक राष्ट्र के रूप में हमारी पोजीशन को डिफाइन करता है। भारतीय नौसेना समुद्र में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने और इंश्योर करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। कोविड-19 के दौरान हमारे समक्ष आई यूनिक चैलेंजेस के बावजूद पिछले वर्ष भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स निर्भीक, पर्पसफुल और नेशनल एफर्ट्स के सपोर्ट में रही है। हमारी नौसेना ने पैंडेमिक से लड़ने के लिए राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में अपना पूरा योगदान दिया और हेल्थ केयर और एड पहुंचाकर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की भी हेल्प की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को साकार करने के काम में हमारी नौसेना ने अहम रोल निभाते हुए फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड सीज भी इंश्योर किए हैं। हमारी नौसेना के प्रयासों ने इंडियन ओशन और उसके आगे लाइक माइंडेड पार्टनर्स को साथ जोड़ते हुए एक मजबूत कड़ी के रूप में काम किया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशनल एक्टिविटीज के साथ कैपेबिलिटी एक्रीशन पर भी लगातार फोकस रखा है, जो कि आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। भारतीय नौसेना ने ईयर 1960 से इंडिजिनस शिप बिल्डिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दिया है, जब फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट शिप INS अजय भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। हमने बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी में ट्रांसमिशन होने का एक लंबा और चैलेंजिंग सफर तय किया है। आज इंडियन शिपयार्ड्स में 130 से अधिक वारशिप्स और सबमरीन्स का निर्माण किया जा चुका है। पूरे स्पेक्ट्रम में शामिल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सबमरीन्स, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट से लेकर कॉर्वेट्स तक सभी का निर्माण हमारे देश में ही किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत गर्व। खलीज बंगाल में पैदा होने वाला गर्दाबी तूफान जवाद आज शुमाली आंध्रा में पहुंच सकता है। इस तूफान के सबब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में भारी तबाही होने का खदशा है। जानमाल के मुमकिन खतरे को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 3 अजला से 54,008 लोगों का इनखला करके उन्हें महफूज मकामात तक
पहुंचा दिया है। राहती टीमों ने श्रीकाकुलम जिला से 15,755, विजयनगर से 1,700 और विशाखापट्टनम से 36,553 अफराद का इनखला किया है। हुकूमत ने स्कूलों और अवामी हॉल्स में 197 राहती कैंप कायम किए हैं। रियासत में एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि एसडीआरएफ की 5 और कोस्ट गार्ड की 6 टीमों को भी तैनात किया गया है। तूफान के पेश नजर रियासती हुकूमत ने हुक्म जारी किया है कि ग्राम पंचायतें और जिला कलेक्ट्रेट दिन रात काम करेंगे। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों को भी तैयार रखा गया है। हुकूमत ने राहती कामों के लिए 1 करोड़ रुपए भी वागुजार किए हैं। उधर उड़ीसा हुकूमत ने गर्दाबी तूफान जवाद के पेश नजर रियासत के 19 अजला में स्कूल को बंद करने का हुक्म जारी किया है। स्कूल और महकमे अवामी तालीम के हुक्म के मुताबिक उड़ीसा के 19 अजला में महकमा से मुंसलिक तमाम सरकारी इमदाद हासिल करने वाले और निजी स्कूल गर्दाबी तूफान जवाद के पेश नजर 4 दिसंबर को बंद रहेंगे। सरहदी अजला राजौरी और पूंछ के साथ साथ दीगर मुल्हिका इलाकों में गुज़िश्ता शाम को फिजा में रोशनी की एक पुरस्रार लंबी पगडंडी ने मकामी लोगों में खौफ हिरास फैला दिया है, जिसके बाद फोर्सेस की जानिब से इस मामले को संजीदगी के साथ लिया। ताम बाद में मालूम हुआ है कि हवा में मज़कूरा रोशनी दरअसल मसक स्टार लिंक सैटेलाइट ट्रेन की थी। मकामी लोगों का कहना था कि सरहदी जिला राजौरी के साथ साथ सरहदी जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन और दीगर इलाकों में भी मकीनों में गुज़श्ता शाम हवा में एक मशकूक रोशनी को उड़ते हुए देखा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के ऊपर आसमान में पुरस्कार रोशनी की एक लंबी पगडंडी देखी गई, जबकि कई जगहों पर लोगों ने इस पगडंडी की तस्वीरें और वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है और इस तरह की चीज पहली बार इलाकों में देखी गई है। दरियास्ता पुलिस और फौज के हुकाम का कहना था कि पुरस्कार तौर पर परवाज करने वाली फिजाई चीज 11 मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेन थी। उनका मजीद कहना था कि जम्मू सूबे के 5 से 6 अजला के इलाकों में आसमान पर नजर आने वाली पुरस्कार रोशनी वाली चीज 11 मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेन थी। जिलेडल के आबिकारपुरा में आग की एक वारदात में एक रिहायशी खट खाकिस्तर हुई है। निसार अहमद नामी शख्स की रिहायशी खट से अचानक आग नमोदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी खट को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों ने आग को मजीद फैलने से रोककर काबू पा लिया, जबकि आग की इस वारदात में रिहायशी हट के अंदर मौजूद सारा सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग मुतासरीन ने जिला इंतजामिया श्रीनगर से इमदाद की अपील की है। जिला बडगाम के वहाबपुरा में महकमा हेल्थ की तरफ से साल 2018 में न्यू टाइप हेल्थ सेंटर पर काम अगरचे शुरू हुआ, मगर बदकिस्मती से आज तक तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को तिबी सहूलियात के फुकदान की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि तिबी सहूलियात के फुकदान की वजह से कसीर आबादी को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये हेल्थ सेंटर मुकम्मल होता तो आसपास की 1 दर्जन के करीब गांवों को तिबी सहूलियात की दस्तयाबी मैसर होती। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम से मुदाखलत की अपील की है। जनाब रिक्वेस्ट इस तरह है कि ये 2017-18 में ये बिल्डिंग के इसके लिए काम शुरू हो गया था। अब उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की ये नए मॉडल पे NTPCH यानी कि न्यू टाइप ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं, वो कह रहे थे कि ये जो यहाँ है तो इसको हम शिफ्ट करके वहाँ को 5-10 बेड वाला हॉस्पिटल बना देंगे। गवर्नमेंट ने इस पर पैसा भी लगाया है, लेकिन छोड़ दिया बीच में। 4 साल से वहाँ कोई नहीं है। अब हमारे NTPC को शिफ्ट करने के बजाय यहाँ की सोसाइटी को ये प्रॉब्लम हो गया है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए ये जगह इस्तेमाल हो रही है। मैंने इस बारे में 2-3 बार डायरेक्टर हेल्थ से भी मैं मिला, उस एजेंसी भी मिला जिन्होंने ये बनाया। उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि इस तरह 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया और वागुजार को ताकि इसको बना देंगे। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके इस बिल्डिंग को फाइनलाइज करके और इस NTPC को वहां शिफ्ट किया जाए और लेटेस्ट जो मशीनरी है, लैब है वगैरह तो वहां ये कर दिया, क्योंकि वहां पूरा ये सेंट्रली लोकेटेड, ये बीच में है। इसके अंदर ये आसपास में मुलशला, निजला, बंडगाम है, यहाँ से गरिंद कलान है, गरिंद खुर्द है, ये बीच में है। अगर यह हॉस्पिटल बन जाएगा, अगर शिफ्ट वहां हो जाएगी तो यहाँ बड़ा अच्छा इन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन इसके लिए हो जाएगा कि उनकी जो बीमारियां हैं, बाकी चीजें हैं, तो ये यहाँ रहेगा। श्रीनगर की तरफ कम लोग ये जाएंगे, बडगाम की तरफ कम लोग जाएंगे, उन अस्पतालों पर लोड कम पड़ेगा अगर यह हो सके। मेरी यही गुजारिश है कि थ्रू द मीडियम ऑफ दिस आप लोगों के वसादत से
मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूं कि जल्द अज जल्द इस बिल्डिंग को, इस अस्पताल को मुकम्मल करके यहां इस NTPCH को वहां तब्दील कर दिया जाए। शोपियां के हीरपुरा इलाके के दुकानदारों और मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक हुकाम से अपील की है कि इलाके में एक ATM मशीन नस्ब की जाए ताकि मुगल रोड से राजौरी पहुंच जाने वालों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हीरपुरा मार्केट में भी ताजरों को भी ATM की अदम दस्तियाबी से मुश्किलात पेश आ रहे हैं। शोपियान का आखिरी गांव मुगल रोड पर वाक़ा है। यहाँ से आप देख रहे हैं कितने टूरिस्ट आते हैं। इस वक्त भी यहाँ 10-20 गाड़ियाँ हैं। ये छोटा मोटा मार्केट है। यहाँ किसी को पैसे से खर्च करने होते हैं मार्केट से कई चीज़ें। यहाँ आप दुकानें देखोगे कि अलग से इन्होंने दुकानें बनाई हैं। कोई चीज़ पसंद आती है किसी खरीदार को तो वो चाहता है मुझे ATM होगा, यहाँ बैंक होगा तो मैं पैसे लूँ और वो चीज़ें खरीदूँ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ना ATM है ना बैंक। ने देखा ये मागो रोड है जो कि कौमी शहरा है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है ये। यहाँ से आप जो कि आगे जो आता है दबजन से आगे कोई बस्ती नहीं है यहाँ। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें यहाँ पे एक ATM और बैंक जो कि खासकर यहाँ से एक सयाह आते, पुनिश के आते हैं, राजौरी के आते हैं, दिल्ली के भी यहाँ से जाते हैं, लेकिन उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत मुश्किलात गुजारना उनको पड़ते हैं। हमारी सरकार से ये डिमांड है, मेहरबानी करके इस जो ये इलाका है हीरपुरा इलाका, ये एक देहाती इलाका है और लास्ट इलाका है शोपियां डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ हमें एक बैंक होना चाहिए और हमें ATM की ज़रूरत है यहाँ। हाजन बांडीपुरा के लोगों ने महकमा इरिगेशन के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मुतलका महकमा की लापरवाही से हजारों कनाल ज़री अराजी बंजर में तब्दील हो गई हैं। लोगों का कहना है कि हाजन से कसारपुरा तक इरिगेशन कैनल ब्लॉक होने की वजह से एग्रीकल्चर लैंड बंजर में तब्दील हो गई और अगरचे बार बार जिला इंतजामिया और मुतलका महकमा के नोटिस में भी लाया कि नहर की साफ सफाई अमल में लाई जाए ताकि नहर का पानी सिंचाई और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। ताहम मुतलका महकमे की लापरवाही से आज तक लोगों की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। मोहम्मद मीर मुश्किलात यम अंज खोल टू खुसरपुर तान कट वन कट मान नहर यह गोमुत बंद अत मज कनाल 50-60 सास आसन थोद ज्यादा अत मज कतान कनाल आबाद तम 2013 कि 14 मज कर खुतवाई तत पे नाव कंस यस नश गाय सह कर आज पगह तो अत गस लगन अत मेहरबानी कर लगन कम अकि अंद त्रावन ये मेज वो बोन अकि अंद क्या मेज त्रावन तम फितन फसाद वसान आज बोझ दिवान बोस पन्न मेज खसन अस लगे वात गवर्नमेंट कट अगर गवर्नमेंट कट बंद गस तेल क्या फायदा आव तेल यह कथा सोन जमीन बर्बाद गोमुत अस बना दाने यह ये मे दानस 30 ठेल ना तब द्रा यह खबर 7 ठेल पे हटी तो मेहरबानी कर लुकस 10 आसान अत कहीं अमे बगैर सहारा कहीं मजीद परे बोझ रोजन रोजान खुश माहौल जबरदस्त मुश्किल गई तमाम महकमन गई पे मगर कहन करान गरीबन सांस बज कही जनाब आज खोट खुसरपुर यह कट वन कट यह आम परवन गई मुश्किल अत मज तीत गरीब अत मज शुमार रुस्त यमन कह बिचार सहारा तो अत पे मिथ गन अक साइड पे वत नीर जबरदस्त तंग आम दिवान पे दिवान पकन तोट कहें सिर्फ फसाद गसान। जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के दूसरे ममालिक में भी तेजी से फैल रहा है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि ओमिक्रॉन 38 ममालिक में फैल चुका है। ताहम कोरोना की इस नई किस्म से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। गौरतलब है कि इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला जनूबी अफ्रीका में 2 हफ्ते कबल रिपोर्ट किया गया है। WHO का कहना है कि इस बात का पता लगाने में कई हफ्ते लगेंगे और कि ओमिक्रॉन का
कितना मुतदी है, ये संगीन बीमारी का सबब बनता है और इलाज और टीके इसके खिलाफ कितने कारगर होंगे। WHO ने इंतबाह दिया है कि अगले कुछ हफ्तों में यूरोप की नस्ब से ज्यादा कोरोना के मामलों का सबब बन सकता है। Transmission. There's data that is coming from South Africa and from some modeling groups that are looking at the transmission. We do see an increasing growth rate. We see increasing numbers of Omicron being detected. And right now, the data is, I think, maybe a couple of hours old, but we have reports of Omicron in 38 countries in all 6 WHO regions. And we do see increasing trends in Omicron in South Africa. So there is a suggestion that there is increased transmissibility. What we need to understand is if it's more or less transmissible compared to Delta. The Delta variant is still dominant worldwide. That's important to keep in mind. So we need to see how Omicron compares with Delta when they're both circulating in the population at the same time. So it'll take a few more days, for us to get that information, and we're grateful for that research that's ongoing. With regards to severity, we have reports of people who are infected with Omicron that range in disease severity, from mild disease all the way to severe disease. Initial reports of Omicron came from a cluster of university students. These tend to be younger individuals, and those individuals tend to present with more mild infection. So there was initial reports that it tended to be more mild, but it's really too soon. Because first of all, everybody who is infected with SARS-CoV-2, regardless of what variant, will always start out with a mild disease. And so maybe it will stop there with mild. Some people are asymptomatic, of course, but it may stop with mild disease, or it may take some time to develop severe disease. So it's too early for us to really understand severity for Omicron. We do also note that South Africa has reported increasing hospitalization rates, but that could be for the fact that we have more cases. If you have more cases, you will have more hospitalizations. If you have more hospitalizations, you'll have more deaths. So we need to determine, is it the factors, associated with just any virus that's circulating in the population? Because if people are mixing, you don't have public health and social measures in place, and you add another variant, you will have more cases. Or is it actually the variant itself that is causing more severe disease? So that also will take some time. We're also looking at the impacts of our countermeasures. The big question right now are the vaccines. And this will take a little bit more time for us to understand the impact on our vaccines that are currently in use. Now, this variant has a number of mutations, a large number of mutations, some of which we know a little bit about because these same mutations have been identified in other variants. And there's other research that has been done, for example, with alpha, with beta, with gamma, with delta. And so we have some clues that we may have some reduced efficacy of vaccines, but we don't have that information yet, and it will take a week or 2 or 3 to get that. So there's a large number of scientists around the world that are working directly with us, directly with researchers in country to gather that data. And so that needs to take place. And we need science, we need the scientists to have a little bit more time before we have. नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।